हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे एविडेंस एक्ट का, और उसमें कुछ दो चार सेक्शन छूट गए थे समय के अभाव के कारण। तो आज हम कंटिन्यू गातंग से आगे का चर्चा करेंगे, और पुनः उसके बाद समय बचता है तो अन्य टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। चूँकि यूट्यूब पे मेरा जो भी वीडियो बनाने का उद्देश्य है कहीं से भी उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो एकदम इनिशियल स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए लाभप्रद होगा जो तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, किसी परीक्षा में प्री या मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज के समय में कहीं ना कहीं समय अभाव है, तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप कहीं भी, किताब जो है हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, तो आप मोबाइल लेकर के घूम सकते हैं। और मोबाइल एक ऐसा संसाधन है, यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफार्म है, आपके अगर जो मोबाइल में डाटा है तो आप कभी भी यूज करके ईयरफोन लगा करके कान में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम लोग उसी पर्पज़ से, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के पर्पज़ से ही इन सब चीज़ वीडियो का जो है मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि हम इसको अपलोड करते रहें। खुद मैं भी, कोई ऐसा विषय होता है जो कि पुराना वीडियो हो गया होता है तो मैं उसको कचहरी में जब समय मिलता है तो मैं बैठ के एक बार देख लेता हूँ। तो एक बहुत इंटरेस्टेड जो है प्लेटफार्म है यूट्यूब। यदि आपके पास काम करने के तरीके हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अन्यथा तो ये तो एक प्रकार से टाइम पास का जरिया है ही। समय न गंवाते हुए मैं विषय पे आता हूँ। चूँकि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने देखा था धारा 126 और धारा 129। इसमें हमने थोड़ा सा जल्दी में चर्चा कर दिया था। देखिए, जो धारा 126 है उसके लिए जब हम धारा 128 पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो इसमें एक बात कहा गया है कि साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता। यानी कि यदि वो व्यक्ति जिससे कम्युनिकेशन हुआ है वह व्यक्ति स्वयं को साक्षी के रूप में पेश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो प्रिविलेज है ख़त्म हो गया। ये बात धारा 128 में कह रहा है। लेकिन जब यही बात हम धारा 129 में पढ़ते हैं विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाओं के बारे में, तो इसमें ये बात कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश कर देता है तो फिर उसका प्रिविलेज ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइज़र से हुए हैं वो प्रिविलेज तभी तक बने हैं जब तक कि वो अपने आप को साक्षी के रूप में पेश नहीं करता है, और ज्यों ही वो पेश कर देता है तो इनका प्रिविलेज ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब धारा 126 में हम उन व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिन व्यक्तियों को गिनाया गया है, जैसे उसमें है बैरिस्टर, अटार्नी, प्लीडर और वकील, ये या जो धारा आपके 127 में दिए गए हैं इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स आर सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर्स, प्लीडर्स, अटार्नी एंड वकील, यानी कि जो वकील, अटार्नी और प्लीडर के लिपिक हैं या सेवक हैं, इनको भी इंक्लूड कर रहा है धारा 127 में। और 128 में इन सभी के लिए बात कह रहा है कि जो 126 में व्यक्ति हैं यदि वो अपने आप खुद न्यायालय में आकर के साक्षी के रूप में पेश कर दें तो इसके ही मात्र कारण से इनका विशेषाधिकार का जो राइट है समाप्त नहीं हो जाता। जबकि जब हम धारा 129 में देखते हैं तो इसमें जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनके बारे में कह रहा है कि लीगल एडवाइज़र्स का प्रिविलेज समाप्त हो जाएगा यदि जो कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति है वही अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर देता है, तो यहाँ पे वो प्रिविलेज समाप्त हो जाता है। तो हम लोग को ये बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी, हमें विश्वास है। चूँकि हम पिछले वीडियो में चूँकि समय अभाव था इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ गया था। अब जो धारा 130 है ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटिल डीड ऑफ विटनेसेस नॉट ए पार्टी, मतलब जो पक्षकार नहीं है किसी केस में, यदि वो पक्षकार नहीं है तो उसको यदि कोई पेश करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई डीड है जिसके आधार पर वो
इसमें बताया गया है कि या तो गिरवीदार हो गया है या बंधकदार हो गया है। मतलब कोई संपत्ति धारण करता है गिरवीदार के रूप में या बंधकदार के रूप में, और वो उस केस में पक्षकार नहीं है, लेकिन उस संपत्ति में वो हितबद्ध है। और हितबद्ध किस रूप में है? या तो गिरवीदार के रूप में है या वो क्या नाम है कि बंधकदार के रूप में है। तो उसके लिए कह रहा है कि जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से यह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो। मतलब कि यदि केस दो व्यक्तियों के बीच में चल रहा है और उन दो व्यक्तियों के में से एक का कोई बंधकदार है या गिरवीदार है, और वो दोनों आपस में इस बात का एग्रीमेंट नहीं किए हैं कि इसको न्यायालय में हम पेश कर देंगे या लिखित करार के रूप में कहीं डिमांड हो तो पेश करेंगे, नहीं तो उस आधार पर वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वो उसका एक व्यक्तिगत वो डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, क्योंकि वो उसके राइट को प्रभावित करता है, न कि इन दोनों पक्षकारों के राइट को प्रभावित करता है। तो इसलिए यह बार कर दिया गया है। अब धारा 131 में जो बातें कही गई हैं वो ये कह रहा है कि यदि जिस व्यक्ति का कोई डॉक्यूमेंट है और उसने किसी दूसरे को कब्जे में रखने के लिए दे दिया है, तो यदि वो मना कर सकता है तो उसके बिहाफ पर ये भी मना करने का हकदार होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, क्लाइंट का कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसने अपने किसी वकील के पास रख दिया है कि वो सुरक्षित रहेगा। अब यदि इन किसी धाराओं के अंतर्गत उस क्लाइंट को यदि राइट है कि वो मना कर सकता है न्यायालय में कि हम दस्तावेज नहीं पेश कर सकते हैं, ये मेरा प्रिविलेज है, तो वही राइट उस व्यक्ति के पास भी होगा जिस वकील के पास वो डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, यानी कि वो दूसरे की अमानत है। तो जो उसकी राइट है वही सेम राइट इसकी भी हो जाएगी। यही बात धारा 131 में कह रहा है। और धारा 132 में कह रहा है कि किसी जो विटनेस है, अगर उससे कोई उत्तर पूछा जा रहा है, किसी प्रश्न को उत्तर पूछा जा रहा है, तो इस आधार पर वो मना नहीं कर सकता है कि वो उसको उत्तर में फंसाएगा, मैंने या अपराध में किसी को फंसाएगा, तो इस आधार पर वो मना नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोग आर्टिकल 20 पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कहा गया है कि स्वयं को किसी अपराध में फंसाने वाला कोई मतलब ज़बरदस्ती कन्फेशन नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उद्देश्य क्या है, विटनेस को इसलिए एग्जामिन करना कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कोई फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है, उसको करवरेट करे। तो इस वजह से यहाँ एक प्रोविज़न दे दिया गया है कि एंड ऑफ जस्टिस ना हो या फेलोर ऑफ जस्टिस ना हो। इसके लिए अब इसमें प्रोविजो भी एक दिया गया, कह रहा है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ एक बात और कह रहा है, और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दंडिक कार्रवाई में साबित किया जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो वहाँ पे उसको किसी दंडिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए तो अभियोजित किया जा सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर कि उसने गलत उत्तर दिया उसको न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न तो उसको अभियोजन के अधीन लाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिला है और वो उत्तर को देने के लिए बाध्य है। जैसे धारा 165 में बातें कही गई हैं कि मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकरण पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, चाहे वो सुसंगत हो या विसंगत हो, पूछ सकता है। लेकिन वहाँ भी प्रोविजो है। प्रोविजो क्या है? वही प्रोविजो है कि वो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाली बातें हैं उसके बारे में वो नहीं पूछ सकता है। दूसरी चीज़ें कि उन्हीं तथ्यों पर ही वो डिसीजन देगा जिसमें जो है क्या नाम है कि साबित हो चुके हैं, जो रिलेवेंट हैं या फैक्ट इन इशू से रिलेट करते हैं। तो वो एक एंड ऑफ जस्टिस के लिए कि या फ्लोर ऑफ जस्टिस न हो, इसलिए न्यायालय के हाथ खुले रहने चाहिए और इस प्रक्रिया को यहाँ लाया गया है। अब जो एकमात्र क्वेश्चन बनता है धारा 133 पे सह अपराधी के बारे में, तो ये कह रहा है कि एन accomplice shall be a competent witnesses against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई सह अपराधी है
और सह अपराधी के किसी असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर कोई जजमेंट दे दिया गया, दोषसिद्धि कर दिया गया, तो केवल इसी आधार पर वो अवैध नहीं हो जाता है कि वो किसी सह अपराधी के ही बयान पर साक्ष्य पर दिया गया है। अब देखिए, इसका भी वही उद्देश्य है कि फेल्योर ऑफ जस्टिस ना हो, एंड ऑफ जस्टिस ना हो, और इससे बचने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। पहली बात कि हम ये देख लेते हैं कि सह अपराधी होते कौन हैं, ये सह अभियुक्त से किस प्रकार से भिन्न है। सह अपराधी का मतलब ये होता है कि उस अपराध में सहभागिता, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जो कि उस अपराध में मिल करके उसके साथ उसने अपराध को कारित किया है। और सह अभियुक्त जो धारा 30 में बात कही गई है, इसका मतलब ये होता है कि दो व्यक्तियों का एक साथ विचारण किया जाना। तो जो सह अपराधी होते हैं उनका भागीदारी होता है अपराध में, जबकि सह अभियुक्त जो होते हैं जरूरी नहीं है कि वो भागीदार हो, लेकिन ट्रायल उनका एक साथ चलता है। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, एक कमेंट्री में दिया गया है कि एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा है और उस व्यक्ति को बचाव बचाव का गुहार कर रहा है, और वहाँ पे एक तैराक व्यक्ति भी खड़ा है, लेकिन वो बचाता नहीं है, वो मर जाता है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि ये अपराधी नहीं हुआ। अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि उसको बचा नहीं रहा है, तो उस वजह से वो अपराधी नहीं होगा। अब सह अपराधी का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध मिल करके किया गया है, और उस अपराध को विचारण के दौरान एक व्यक्ति को क्षमा दे दिया गया है, जो धारा सीआरपीसी में 307 और 306 की प्रक्रियाओं को हम लोग देखते हैं। उस प्रक्रियाओं में जब कोई व्यक्ति आता है तब यहाँ सह अपराधी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक चीज़ तो फैक्ट है कि वो अपराध कर चुका है और उस अपराध का वो अक्षरशः वर्णन करेगा जो उसके नॉलेज में है, और इसीलिए सह अपराधी को इस धारा में जो धारा 306 और 307 का प्रयोग किया जाता है सीआरपीसी में, इसी कारण से कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। अब जब हम इस धारा को रिलेट करके देखते हैं तो एक धारा है 114 का दृष्टांत ख, जो इसी एविडेंस एक्ट में है, उसमें उपधारणा करने की बात कही गई है। तो ये न्यायालय की उपधारणा की बात है। तो न्यायालय के बारे में कह रहा है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य होते हैं, उनके साक्ष्य पे तब तक विश्वास न किया जाए जब तक कि अन्य तात्विक विशिष्टों से उनकी संपुष्टि न हो जाए। तो ये न्यायालय को कहा गया है। यहाँ कह रहा है धारा 133 में कि अवैध नहीं होगा। धारा 30 को देखते हैं कि यदि कोई दो अभियुक्त हैं, एक साथ उनका विचारण हो रहा है और एक व्यक्ति कन्फेशन करता है और दूसरे व्यक्ति के बारे में भी करता है, तो उसके कन्फेशन को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी उसमें विचार में लिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं से जब आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो उसमें एक निष्कर्ष ये निकलता है कि इन धाराओं का एकमात्र उद्देश्य न्यायालय के हाथ को खुला रखना है, न्यायालय की स्वतंत्रता को कहीं से भी बाधित करना नहीं है। क्योंकि न्यायालय में जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक किसी भी ट्रायल का कोई मतलब नहीं होता है, और जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि न्यायालय का इन परिसीमाओं से हट करके उनका जो है पावर होना चाहिए, और इस धारा में वही बातें कही गई हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ केसों को देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग केस लॉ नहीं देखेंगे इसका आंसर आपको सटीक में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कमेंट्री देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो केस है वो भास्कर लिली बनाम किंग एम्परर का है। उसके बाद से हमारे पास जो दूसरा केस है रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य का है, और उसके बाद से कई बहुत ऐसे केस हुए जिसको हम चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा जो प्रीवी काउंसिल के बाद से है वो यही है। उसके बाद से स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य का भी मामला है, बलवंत कौर बनाम यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का मामला है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी डिसीजन दिए गए थे, और कुल मिलाकर के यही हुआ कि न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे भास्कर लिली बनाम किंग एम्परर के मामले में जो बातें कही गई थी उसमें ये कहा गया था कि न्यायालय ने कहा कि निसंदेह सह अपराधी का असंपुष्ट साक्ष्य विधि के अनुसार ग्राह्य है, पर बहुत दिनों से व्यवहार का यह नियम है कि सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर दंड देने से पहले न्यायाधीश जूरी को सचेत कर दे और स्वविवेकानुसार उसी साक्ष्य पर दंड
न देने की राय दे। ऐसी राय तथा चेतावनी देने के बाद न्यायाधीश जूरी को यह भी बता दे कि असंपुष्ट साक्ष्य पर दंड देना भी उसके अधिकार में है। यह व्यवहारिक नियम वास्तव में विधि का नियम बन गया है और न्यायाधीश द्वारा वैसी चेतावनी न देने पर दंड निरस्त कर देना चाहिए। परंतु यदि वैसी चेतावनी के बाद भी जूरी अभियुक्त को दंडित करते हैं तो पुनर्विचार न्यायालय केवल इसलिए दंड को रद्द नहीं करेगा कि सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि नहीं हुई थी। अब ये बात तो भास्कर लिली बनाम किंग एम्परर के मामले में कह दिया गया 1916 में। अब जब अपने यहाँ देश आज़ाद हुआ तो इसमें उच्चतम न्यायालय में सबसे पहले रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था 1952 में। इसको समाहित किया गया और इसमें ये कहा गया कि यह एक प्रकार से विधिक नियम बन गया है कि सह अपराधी के बयान की अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि होने पर ही अभियुक्त को दंड देना चाहिए। यद्यपि धारा 133 यह कहती है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है और यदि केवल उसी के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जाता है तो वह अवैध नहीं होगा। पर निर्णयों का जो वर्तमान रुख है और जो पहले से चली आ रही विचारधारा पर आधारित है वह इस पक्ष में है कि सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर अभियुक्त को दंडित करना अवैध तो नहीं है पर व्यवहारिक और न्यायसंगत भी नहीं है। कारण यह कि सह अपराधी एक अनैतिक व्यक्ति होता है जो अपने को दंड से बचाने के लिए अपने ही साथियों के विरुद्ध साक्ष्य दे सकता है। देखिए, जो रामेश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था, रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य का, इसमें इतना बढ़िया बात कहा गया कि सब कुछ कहते हुए बात कह दिया गया कि जिस सह अपराधी का बयान लिया जा रहा है, साक्ष्य लिया जा रहा है, यदि उसके साक्ष्य का कहीं से कॉरबोरेशन नहीं है, कॉरबोरेट नहीं किया जा रहा है, संपुष्टि नहीं की जा रही है, तो व्यवहार में नहीं देना चाहिए जजमेंट, दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न तो तर्कसंगत होगा न ही न्याय संगत होगा। अब इसको स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी इस चीज़ को लाया गया और उसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निसंदेह सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है, परंतु चूंकि वह भी अपराध में भाग लिए रहता है अतः यही तथ्य उसके साक्ष्य को दागदार बना देता है। इसलिए न्यायालय असंपुष्ट सह अपराधी के साक्ष्य पर दंड देने से हिचकते हैं। यह सही है कि यह आशा नहीं की जा सकती कि संपुष्टि अभियोजन की पूरी कहानी की हो या सभी तात्विक विशिष्टियों की हो। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया जाए तो सह अपराधी का साक्ष्य ही लेना हो व्यर्थ है। यह भी नहीं सोचा जा सकता कि सह अपराधी के बयान की छोटी मोटी बातों की संपुष्टि हो जाना ही पर्याप्त है। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि सह अपराधी विश्वसनीय है या नहीं। यदि न्यायालय पाता है कि वह विश्वसनीय नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है और संपुष्टि पर सोचने की भी जरूरत नहीं है। पर यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है तो संपुष्टिदायक साक्ष्यों को देखना चाहिए। संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा होनी चाहिए। सभी तात्विक परिस्थितियों का पुष्टिकरण होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अभियुक्त दंड को दिया जा सकता है। ये इतना बढ़िया जजमेंट हुआ था स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। अब इसमें एक बात समझ में यही आया कि कोई भी जजमेंट तभी दिया जाए, यानी कि दोषी तभी किया जाए जब उसका बाकायदे परीक्षण हो जाए और न्यायालय अपने उस विवेक पर, उच्च विवेक पर इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि नहीं, जो अपराधी निशा अपराधी है उसका बयान वाकई में विश्वसनीय है और विश्वसनीय के साथ साथ उसकी बातों का संपुष्टि भी हो रहा है। अब हमें जजमेंट देने में यानी दोषसिद्धि करने में कोई प्रकार का अड़चन नहीं है, किसी प्रकार का अड़चन नहीं है, तो वो जजमेंट दे सकता है। और इसी बात को सह अपराधी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि के संबंध में एक नवीनतम वाद जो था उस समय का 1988 का बलवंत कौर बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का मामला था। इसमें क्या था कि 15.5 वर्ष की विवाहिता लड़की का एक व्यक्ति से गलत संबंध था, अतः उसने गलत संबंध को सही रूप देने के लिए संबंधित व्यक्ति को पति को मार डालने के लिए कहा। उसने एक और साथी को लेकर पति को मार डाला। वह साथी सरकारी गवाह हो गया। उसने परिसाक्ष्य में कहा कि लड़की के अभियुक्त के साथ गलत संबंध थे और उसने पति की हत्या करने के लिए उससे कहा था। इन परिसाक्ष्यों की संपुष्टि किसी अन्य द्वारा नहीं थी, अतः मात्र सह अपराधी के साक्ष्य पर अभियुक्त लड़की और उसके मित्र को दंडित नहीं किया जा सकता।
अब इस केस के आधार पर और जो पिछले केस जैसे भास्कर लिली बनाम किंग एम्परर हम लोगों ने देखा, रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य के हम लोगों ने देखा, या स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में देखा, या ये बलवंत कौर बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का जो मामला है, और भी 2020 तक में भी कई केसों को इसी जो रामेश्वर सिंह कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य है उसको लगातार इस केस को रिपीट करते हुए, या भास्कर लिली बनाम किंग एम्परर वाले मामले को रिपीट करते हुए यही डिसीजन दिया गया है कि जब तक सह अपराधी के साक्ष्यों का तात्विक साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि न हो जाए तब तक उसके बयान पर किसी व्यक्ति को दोषी न किया जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से मामला दूषित हो ही जाता है। प्रोविज़न भले दिया गया है लेकिन विवेक का इस्तेमाल न्यायाधीश को करना है। प्रोविज़न इसलिए दिया गया है कि न्यायालय का हाथ न पकड़ा जाए, न्यायालय स्वतंत्र है अपने डिसीजन को देने में। यदि उसको लगता है कि नहीं ये न्याय वाकई में सही है, विश्वसनीय है और उसकी संपुष्टि कहीं ना कहीं से हो रही है तो फिर जजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संपुष्टि इसीलिए कराया जा रहा है हर मामले में कि वो उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, न्यायाधीश पे उंगली न खड़ा हो, उसके डिसीजन पे उंगली न खड़ा हो। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं और हमें विश्वास है कि ये जो भी मैंने बातें कही हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और इस प्रकार से अध्याय 9 में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर दिया है। जैसे कि साक्षी के बारे में, हाँ एक बात और इसमें हम जो कहना भूल गए थे धारा 133 के बारे में, इसको धारा 118 से भी रिलेट करके देखना है। क्योंकि धारा 118 में ये कहीं से नहीं कहा गया कि सह अपराधी जो है कंपिटेंट साक्षी नहीं होता है। और धारा 118 को ही देखा जाए तो यदि वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं, जो पूर्वी जो उसमें दिए गए हैं, कोमल वयस, अतिवर्धक शरीर, मन के या किसी अन्य रोग से ऐसे प्रकार से ग्रसित है जो न्यायालय के प्रश्नों का या युक्तियुक्त उत्तर देने में असमर्थ है, तब तक वो कंपिटेंट साक्षी होगा। कहीं से उस धारा में ये नहीं कहा गया है कि सह अपराधी कंपिटेंट साक्षी नहीं होता है। इस आधार पर भी धारा 133 को एक साक्षी के रूप में माना गया है और वो सक्षम साक्षी होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या उसके साक्ष्य के आधार पर जो दोषसिद्धि की गई है वो अवैध होगा कि नहीं होगा। तो भी एक बेयर कह रहा है कि अवैध नहीं होगा, लेकिन चूंकि जो न्यायालय के डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि अवैध तो नहीं होगा, लेकिन न्यायालय जब भी डिसीजन दे दोषसिद्धि तभी करे जबकि उसके साक्ष्यों का अन्य साक्ष्यों से, तात्विक साक्ष्यों से संपुष्टि हो जाए। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।